Hello, am I audible? Can anybody tell me? Can anybody tell me whether I am live, I am audible or not? Can you type and tell me whether I am audible? Okay, good. Uh, so, today in this live session, I will be talking about transparency and accountability in educational institution, in particular uh, educational institution of higher हायर लर्निंग। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं अपना एक छोटा परिचय दूं कुछ भी बोलने से पहले। तो मेरा एक छोटा परिचय ये होगा कि मैं आईआईटी गुवाहाटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करीब 9 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर था और काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को काफ़ी मैंने नज़दीक से स्टडी किया हुआ है, उसकी गतिविधियाँ देखी हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरीके से रिक्रूटमेंट से लेके अपॉइंटमेंट से लेके या स्टूडेंट का जो ट्रीटमेंट है, जो पीएचडी प्रोग्राम है, जो एमटेक प्रोग्राम है, जो बीटेक प्रोग्राम है और भी तमाम तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं आईआईटी गुवाहाटी और इसके अलावा भी, तो इन सब में मेरा अनुभव रहा है। और मैंने काफ़ी 2 पीएचडी स्टूडेंट गाइड किए हैं जब मैं यहाँ था। उस दौरान कुछ और गाइड कर रहा था, उसके पहले मुझे फोर्स्ड कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया और करीब 12 मैंने एमटेक स्टूडेंट गाइड किए थे तब तक। तो काफ़ी कुछ टीचिंग और रिसर्च में अच्छा, अभी जस्ट मिनट, अभी आवाज़ अच्छी है? आप बता पाएंगे मुझे क्या अभी एम आई लाउड इनफ? हेलो, आप कमेंट में मुझे बताएं कि अभी क्या मैं लाउड हूँ, क्या अभी सुनाई दे रही है आवाज़? चलिए, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि सुनाई दे रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाउड रहूँ। तो ये सब छोटा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैं आईआईटी गुवाहाटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करीब 9 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे था और कुछ महीनों से मुझे फोर्स्ड कंपलसरी रिटायरमेंट अभी मेरे ख्याल से ठीक होगा, है ना? तो मुझे कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया है और उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कैसे ये सब चीज़ें कैसे हुई और मेरी जर्नी और इस दौरान मेरे अनुभव कैसे रहे, क्या क्या रहे। तो करीब 5 साल हो गया मैं आईआईटी में एमटेक स्टूडेंट भी था और पीएचडी स्टूडेंट भी था। और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई वो ये हुई कि एमटेक के दौरान भी मुझे स्टाइपेंड मिला और पीएचडी के दौरान भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो मेरा एजुकेशन हुआ है उसमें भारत के की जो आम जनता है जो टैक्स पे करती है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं तो मैं ये सब नहीं कर पाता इतने सालों तक, जो है एक तरीके से मेरा
जो जो मेरी एजुकेशन हुई उसका बोझ या कंट्रीब्यूशन कहा जाए तो वो जनता के द्वारा हुआ है, और इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपने आप को जनता का ऋणी भी मानता हूँ। और एक ये भी मेरा प्रयास रहा है और अभी भी है कि कहीं ना कहीं जनता के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि जनता ने मेरे लिए कुछ किया है, काफ़ी कुछ किया है। तो इसी मानसिकता को लेके मेरे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ रहे हैं उसमें ये मानसिकता कहीं ना कहीं उसके मूल में रही है। तो अब हुआ ये कि जब मैंने देखना शुरू किया कि संस्था में कई तरह की गड़बड़ियाँ चल रही हैं, अपॉइंटमेंट में खूब गड़बड़ी, और रिक्रूटमेंट में ऐसे ऐसे चीज़ें देखी मैंने, बैकडोर एंट्री, कि आपने उसको कैसे भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे ले लिया, फिर उसके बाद बिना सही से एडवर्टाइजमेंट निकाले हुए आपने उन्हीं को जो है परमानेंट कर दिया। ऐसा ही कुछ मैंने देखा कि सेंटर खोल दिया आपने, सेंटर खोलने के बाद क्या किया कि आपने स्पाउसेस को, ब्रदर्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे एम्प्लॉई हैं उनको जो है आपने भर्ती कर ली। आपने जो है ऐसे ऐसे चीज़ें देखी, आपने 11 करोड़ की बिल्डिंग बना दी सरकारी पैसे से। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग जो है जो फैकल्टी है उनकी वाइफ जो है बच्चों को पढ़ाएंगी, जिनका अपॉइंटमेंट भी आप आर्टिकल 16 जो ये कहता है कि कोई भी जो सरकारी उपक्रम होगा उसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा उसके लिए जितने भी एलिजिबल लोग होंगे उनको समान अधिकार होगा। तो ये सब चीज़ें मैं देख रहा था, तो मैंने क्या किया कि इनको रोकने के लिए मैंने सोचा कि, और ये भी इन चीज़ों को रिकॉर्ड में लाने के लिए मैंने आरटीआई फाइल करनी शुरू की, और मैंने काफ़ी सारी आरटीआई फाइल की। उसके जवाब जो है, जो आरटीआई जो रिप्लाई आई वो देखने लायक है। मतलब कि अगर कोई भी जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाए उनको देखे तो उसको समझ में आएगा कि क्राइम हुए हैं, करप्शन हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जब मैं ये सब कर रहा था और उसके बाद में यहाँ वहाँ ईमेल लिखता था, मैंने उस समय जावड़ेकर जी एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके संज्ञान में लाने की कोशिश की, यहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो चेयरमैन हैं उनके संज्ञान में लाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा कार्रवाई मेरे ऊपर की गई, झूठे आरोप लगाए गए। उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा कि एक प्रोजेक्ट में गड़बड़ी चल रही थी। तो मैंने पहले डीन महोदय को उनके संज्ञान में लाया, मैंने बताया कि ऐसा हो रहा है, आप कृपया ध्यान दें। उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, उन्होंने मुझे कोई मेरे मेल का कोई उत्तर भी नहीं दिया। तो मैंने वही बात फिर डायरेक्टर के संज्ञान में लाई, डायरेक्टर ने भी कुछ नहीं किया। तो फिर क्या किया जाए? तो मुझे पता चला कि वो जो प्रोजेक्ट है वो इसरो के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो मैंने इसरो के चेयरमैन को ईमेल लिखा कि भाई ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप इंक्वायरी ऑर्डर करिए, इसमें प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया करप्शन का मामला नज़र आता है। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे सो कॉज नोटिस इशू हो गया कि आपने बिना प्रॉपर चैनल फॉलो किए हुए बाहर के एजेंसी को आपने कांटेक्ट कर लिया, और ये जो है अनबिकमिंग ऑफ अ फैकल्टी ऑफ आईआईटी हो गया। ये मेजर पेनल्टी, इसको मेजर पेनल्टी के अंतर्गत इस तरह का मुझे सो कॉज नोटिस इशू हुआ। अब आप ही देखिए, करप्शन का विरोध करने के लिए या इन्फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा प्रॉपर चैनल होता है? एक ईमेल लिखने के लिए, उसमें भी मेरा क्या स्वार्थ? मुझे प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद और भी इस तरह की तमाम साजिश रची गई। मतलब कि करप्शन करना गुनाह नहीं हुआ, गुनाह क्या हो गया? करप्शन को रिपोर्ट करना एक गुनाह हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई मेरे साथ, और पूरा एक बहुत बड़ा जो है गैंग, क्योंकि आप देखिए कि ये जो करप्शन के जो तार होते हैं ना, वो कोई अकेला आदमी नहीं होता, पूरी मंडली मिलके कर रही होती है, ऊपर से नीचे तक इनके कनेक्शन हो जाते हैं। और ऐसे में आप यहाँ लिखिए वहाँ लिखिए, कोई आपको ध्यान नहीं देता है। तो ये कुछ छोटा एक बैकग्राउंड है जो मैं आईआईटी गुवाहाटी में कर रहा था, और जिस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया गया सही करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि जब ऐसा हो रहा होता है तो आपके मित्र, आपके कुलीग, जैसे मेरे यहाँ पे तो कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने मेरे साथ एमटेक किया है, मेरे क्लासमेट्स हैं, 20 साल से जानता हूँ उन्हें, लेकिन वो कुछ नहीं करते, वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं, आपको विक्टिमाइज
होते हुए देखते रहेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे। जो अभी जो बात कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, सुशांत सिंह राजपूत, या हाँ, जिनके बारे में मैं ज़्यादा मूवी वगैरह नहीं देखता तो इस वजह से मुझे, लेकिन अभी उनकी जो आत्महत्या की बात हो रही थी और निपोटिज्म और ये कि कोई ऐसी बात नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो लोग जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि वो फेसबुक पे लगाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, कितने सेंसिटिव लोग हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता सकता हूँ कि यही लोग, जब इनके आसपास इनकी जान पहचान के लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है इनका, ये देखते हुए भी अनदेखा करते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। और ये मेरी बात नहीं है, ये सोसाइटी के हर कोने में देखा जा सकता है। अगर लोग वहाँ इंटरवीन करें जहाँ वो उनके करने का मतलब है, तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। लेकिन खैर, पूरे सोसाइटी का यही हाल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी यही हाल है, वो भी कुछ नहीं करना चाहते। तो फ़िलहाल अभी मेरा जो स्टेटस ये है कि मैं ये जो मेरे साथ, जिसको मैं सरासर गलत मानता हूँ, गलत ही नहीं, मैं इसको क्राइम मानता हूँ, जिस तरह से विक्टिमाइजेशन किया गया है मेरा, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, कायदे से तो उनको सज़ा होनी चाहिए। और ये संदेश जाना चाहिए और जगह भी कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो देश का कानून आपको सज़ा देगा। आप ऐसे किसी को नहीं हरास कर सकते। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो एक बात की बात है। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ और विषयों पे बोलना चाहूँगा। वो ये है कि क्या ये मसला केवल आईआईटी गुवाहाटी तक सीमित है, या और भी इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें इसी तरह की बातें चल रही हैं। तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये केवल एक इंस्टीट्यूशन का मसला नहीं है, और होगा भी क्यों। अब कॉमन सेंस देखिए, अगर एक इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो बाकियों में क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है सभी का। तो हो ये रहा है कि आप देखिए क्रॉस इंडिया सारे ऑलमोस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइमरी हो और चाहे वो हायर लर्निंग के हों, चाहे वो विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, हर जगह कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है नहीं। और इसके लिए मैं एग्जांपल लूँगा आईआईटी का। देखिए आईआईटी कैसे होता है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक पास किया गया था 1961 में, जिसके थ्रू सारे आईआईटी गवर्न होते हैं। अब वो क्या करता है कि एक आईआईटी काउंसिल की बात करता है, जिसमें मेंबर मेनली सारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन होंगे वो होंगे, और उसका जो चेयरमैन होगा आईआईटी काउंसिल का, वो एचआरडी मिनिस्टर होगा, और उसमें 3 एमपी नॉमिनेट किए जाते हैं और कुछ और लोग भी होते हैं। ये ओवरऑल सुपरवाइजरी के लिए बनाया गया हुआ है। उसके लिए, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट होंगे अलग अलग, जो अलग अलग आईआईटीज़ होंगे, उसमें 10 मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, ये भी उसी एक्ट के थ्रू आता है। अब बात आती है कि वो 10 जो मेंबर हैं उनका चयन कैसे होता है। यहीं से आपको समझ में आ जाएगी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें। जो 10 मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, उसमें से 4 जो हैं वो कहा जाता है कि वो आईआईटी काउंसिल के नॉमिनी हैं, मतलब कि 4 मेंबर को आईआईटी काउंसिल नॉमिनेट करेगी। अब हुआ क्या कि जो पहली मीटिंग हुई थी आईआईटी काउंसिल की, उसमें कुछ उस समय जितने भी आईआईटी रहे होंगे, तो डायरेक्टर और बीओजी चेयरमैन ऐसे मिला के कुछ 10-15 मेंबर रहे होंगे। अभी वो मेंबर की संख्या हो चुकी है करीब 50 और 60 के बीच में। इन्होंने क्या किया कि ये 4 मेंबर को नॉमिनेट करने का सारा पावर दे दिया एचआरडी मिनिस्टर को। मतलब एचआरडी मिनिस्टर ये 4 लोगों को वो खुद नॉमिनेट करते हैं। अब बात आती है कि एचआरडी मिनिस्टर कैसे खोज के लाएंगे कोई अच्छा, इसके बारे में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलता है। तो आप जनरली कोई भी, मान लीजिए कमेटी में ऐसे 4 लोगों को डाला जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे होता होगा ये प्रोसेस, तो आपको क्या लगेगा कि भाई पहले तो कोई एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करेंगे, उनमें से कोई एक ढंग का पैरामीटर बनाएंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे, उसके आधार पे उन 4 लोगों को बाकी जितने एप्लीकेशन आएंगे उसमें से छांट लिया जाएगा। और पैरामीटर ऐसे बनाने चाहिए, ऐसे
बनाने की कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे लोग उसमें से आएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एचआरडी मिनिस्टर अपनी जान पहचान वालों को उसमें बनाते हैं। ये मेरा ध्यान कैसे गया इसके ऊपर, क्योंकि एक आईआईटी बॉम्बे के एक जने हैं जो यहाँ पे भी और भी कुछ जगहों पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं। तो मैंने उनका होम पेज देख रहा था, फेसबुक पेज देख रहा था, उसमें लिखा है कि वॉलेंटियर एट एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है। अब एक आईआईटी का फैकल्टी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में वॉलेंटियर कर क्या रहा है वो, लेकिन हुआ क्या कि उसकी वजह से उनको यहाँ वहाँ अपॉइंट किया जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि बेसिकली जो भी रूलिंग पार्टी होगी उससे एफिलिएटेड जो भी और ऑर्गेनाइजेशन होंगे या उस पार्टी के, उनसे जुड़े हुए लोगों को अपॉइंट कर देगा। तो ये 4 लोग हो गए। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन की नियुक्ति की बात हो गई, ये 5वें सदस्य हैं। इनका कैसे होता है, लिखा हुआ है कि ये नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन होता ये है कि एचआरडी मिनिस्टर एक नाम भेजते हैं और प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करते हैं। तो ये भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट द्वारा हो गया, ये 5वें सदस्य हो गए। सिमिलरली वैसे तो एक कमेटी बनाई जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डायरेक्टर का चुनाव करने के लिए। उसमें कौन होता है, उसमें एचआरडी मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन जिनका अपॉइंटमेंट एचआरडी मिनिस्टर ने किया हुआ, वो एक सदस्य होते हैं, और एक आध यूजीसी और ऐसे एआईसीटी वगैरह कुछ चेयरमैन होते हैं। तो ऐसे 4-5 लोगों की कमेटी होती है। इसमें अगेन एचआरडी मिनिस्टर सबसे मेन आदमी होते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन उसके जो मेंबर हैं उनका चयन उन्होंने खुद किया हुआ है, बाकियों का भी ऐसे वही लोग करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे भी एचआरडी मिनिस्टर इसको चाहेंगे वो डायरेक्टर बन जाएगा। तो 10 में से 6 लोग ऐसे हो गए जिनका एक तरीके से अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ है, जो भी रूलिंग पार्टी उस समय होगी वो करेगी। अब जो बाकी 4 बचते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें से 2 लोग जिस स्टेट में वो आईआईटी आएगा उस जोन के 2 स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को उसमें नॉमिनेट करेंगे, और 2 प्रोफेसर होते हैं उस आईआईटी के। अब ये दोनों प्रोफेसर भी सबऑर्डिनेट हो गए डायरेक्टर के, उनको डायरेक्टर से काम पड़ता रहता है, तो ये भी कुछ नहीं करते। जो 2 स्टेट के हैं उनको सही से जानकारी भी नहीं होती, ना उनका कुछ लेना देना है, ना ये जो बाहर के लोग हैं इनका कुछ लेना देना है। तो मतलब आपने एक ऐसी बॉडी बना दी है जो सही से रिप्रेजेंट ही नहीं करती स्टेक होल्डर को। कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता उसमें, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। तो अब क्या होता है, ये जो आपने प्रक्रिया बनाई है, जैसे डायरेक्टर का फॉर एग्जांपल जो अपॉइंटमेंट है, कहीं कुछ नहीं है कि क्या 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 उसके अंदर आप देखेंगे, किस किस पैरामीटर पे आप इवेल्युएट करके किसी को डायरेक्टर बनाएंगे। जैसे कि आईएएस का हो गया, आप देखते हैं कि इसका इतना मार्क होगा, प्रीलिम्स का इतना मार्क होगा, मेंस का इतना होगा। जो सर्वोच्च पद पे जिसको आप बैठाने जा रहे हैं उसके लिए आपने कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए डायरेक्टर कुछ गलत अपॉइंटमेंट करना चाहता है, तो आप कैसे रोकेंगे। मैंने बहुत बार किया कुछ चीज़ों को, मैं जब जाता हूँ, मैंने इवन डायरेक्टर वगैरह की कंप्लेन की हुई है एचआरडी मिनिस्टर वगैरह से। वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उनको बनाया हुआ है, वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, वो रिप्लाई नहीं देंगे आपकी कंप्लेन के ऊपर, कोई एक्शन नहीं, आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं। तो कुल मिला के क्या हो गया। और आप देखिए कि अगर आप केवल गूगल में डालिए कि करप्शन प्लस डायरेक्टर और प्लस वाइस चांसलर, आप कितने सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें जो डायरेक्टर और स्पेशली जो वाइस चांसलर से वहाँ फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें हो रही हैं। आईआईटीज़ वगैरह में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है। यहाँ पे तो होली काउस की तरह है, मतलब जो भी हो रहा हो, लेकिन इसकी कोई भी बात बाहर नहीं होती। बताएगा कौन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब मेरा ही विक्टिमाइजेशन ये सब हो रहा था, मैंने यहाँ सारे फैकल्टी को, उनको भी पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, लेकिन उनको सैलरी मिल रही है अच्छी खासी। क्या करना है, क्यों कुछ करना है। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के रहेंगे तो जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिलेगा। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि कंट्रीब्यूशन की तो भावना मैक्सिमम लोगों में है नहीं,
कि मैं देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता हूँ। तो यही जो जैसे मैंने बताया आईआईटी का जो स्ट्रक्चर है, आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं अगर आईआईटी काउंसिल का एक नॉमिनी हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ तो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है मैं किसको अप्रोच करूँ, कैसे करूँ। हो सकता है कि जिनका हुआ उनसे ज़्यादा मैं कंपिटेंट हूँ, या कोई भी आदमी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। यही कुछ जब फैकल्टी रिक्रूटमेंट वगैरह की बात होती है इन संस्थानों में, तो जैसे मान लिया आपने किया, उसमें जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट देगा उसमें कुछ क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, आप अगर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है, जबकि आप वो सारी जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है उसको फॉलो करते हैं, आप उसको वो सब आपके अंदर है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है और आप पूछना चाहें कि क्यों नहीं किया गया, आपको कोई रिप्लाई नहीं दी जाएगी। ये भी बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट। यही बात स्टाफ वगैरह में हो जाती है। यही कुछ अगर देखा जाए तो जब पीएचडी एडमिशन इन सब के बारे में होता है, वहाँ भी बहुत भारी गड़बड़ियाँ होती हैं। ये नहीं बताते किस विभाग में, किस स्पेशलाइजेशन में कितनी कितनी सीटें हैं, ये नहीं बताते। ये नहीं बताते कि पार्ट टाइम की कितनी लेंगे, ये सब छुपा के रखते हैं, जो मर्जी आए कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए किसी स्पेशलाइजेशन में कल्पना करिए वो स्पेशलाइजेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर किसी एक आईआईटी में उस साल केवल 2 सीटें हैं, 2 लोगों को लेना है, और किसी और में मान लीजिए 10 लोगों को लेना है। अगर ये बात पता होगी और मानिए दोनों का इंटरव्यू डेट एक ही दिन पड़ गया या 1-2 दिन के अंतर पड़ा, आप दोनों नहीं अटेंड कर सकते, तो अगर ये पता होता तो आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते। लेकिन ये सब बातें वो नहीं बताते। एक ऑस्ट इंस्टीट्यूशन लगभग यही सब चल रहा होता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो इंटरव्यू वगैरह के पैनल बनते हैं, जिसको मन में आया कोई क्राइटेरिया बना लेता है, पहले से ये भी नहीं बताते कि रिटन टेस्ट लेंगे उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, कई बार जो मन में आया कर लेते हैं वो। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करते, ए प्रायोरी या पहले से वो ये सब बातें नहीं बताते। अब रही अकाउंटेबिलिटी की, मान लीजिए मुझे कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो होना कैसे चाहिए? होना ये चाहिए कि मैंने अगर डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे केस में कई बार मैंने इन्फॉर्म किया, कोई कार्रवाई नहीं। अब देखा जाए तो वो ड्यूटी बाउंड है, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं किया तो क्या कर लीजिएगा? हो सकता है खुद भी लिप्त हो कई सारी चीज़ों में, लेकिन नहीं करता तो क्या करेंगे? आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को लिखिए। मैंने कई बार लिखा है, कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि वो 6 लोग जो है वो एक ही तरीके से उनका हुआ है, वो एक ही हैं, कहने के लिए अलग अलग हैं, वो क्यों करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई? तो आप फिर क्या करिए, मंत्री जी को लिखिए, एचआरडी मिनिस्ट्री को लिखिए। वहाँ भी क्या होगा? कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों ने अपॉइंट किया है इन सबको, वहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, मैं कोई कल्पना नहीं कह रहा हूँ, मैंने खूब सारा लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था कि डायरेक्टर कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं करता है तो बीओजी को कर लेनी चाहिए। बीओजी नहीं करती तो वहाँ जाते उसको कार्रवाई होनी चाहिए। आप पीएमओ ऑफिस को लिखिए, वहाँ से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा खुद का अनुभव है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और होता है कि पहले तो कौन कंप्लेन करेगा? आप कंप्लेन वगैरह करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो गिने चुने लोग तो ऐसी चीज़ों में कहीं कुछ विरोध करेंगे, कंप्लेन करेंगे, और मेरा खुद का अनुभव है उनको हरास किया जाएगा। पहले तो डिस्करेज किया जाएगा, क्यों क्यों ये सब कर रहे हो, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, अपने काम से काम रखो। धमकाया जाएगा, ब्राइब देने की कोशिश की जाएगी। अगर इन सब से भी नहीं बाजा है, क्योंकि जैसे मेरे जैसे लोगों को पहले लगता था कि कहीं ना कहीं सिस्टम में न्याय मिलता है, यहाँ करूँगा, ये नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर वाले को रिपोर्ट करूँगा, काम करेगा, कहीं तो करेगा। लेकिन ऐसा एक आश्चर्य की बात भी है जो मैंने अनुभव किया है कि पूरे सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं करेगा तो क्या कर लेंगे आप? आपने सीबीसी को मान लीजिए रिपोर्ट किया, मैंने किया हुआ है, नहीं एक्शन लेगा तो क्या कर लेंगे आप?
तो अकाउंटेबिलिटी जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कुछ लोगों को पहले जो है एक घटना बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को एडहॉक तरीके पे ले लिया गया कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे। उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट निकाला ओनली फॉर इंटरनल कैंडिडेट, और इंटरनल कैंडिडेट कौन बन गया? ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे लिए गए हैं, केवल इनका लिया गया। मतलब हुआ क्या कि पहले आपने कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे ले लिया, उनको फिर रेगुलराइज कर दिया। बहुत सारे संस्थानों में 60s-70s में होते थे, लेकिन जो मैंने देखा इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में इवन आज हो रहे हैं। और कई जगह मैंने इवन पत्रकारों को भी बताने की कोशिश की, इवन पत्रकारों को ना समझ में आता है, ना उनको इंटरेस्ट है, ना मीडिया को इंटरेस्ट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ना मीडिया को इंटरेस्ट है, ना जनमानस को इंटरेस्ट है। अब उसके बाद जो अगली बात आती है कि इसमें स्टूडेंट्स वगैरह का क्या नुकसान है और क्या रोल होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखा जाए तो वो मेन स्टेक होल्डर है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं खोले गए हैं कि कोई सामान बना के बेचेंगे। वहाँ के सामान क्या है? वहाँ के सामान है स्टूडेंट्स। जितनी अच्छी से अच्छी नॉलेज उनको इम्पार्ट की जाएगी, जितने अच्छे से अच्छे एक सिटीजन वो बन के निकलेंगे उन इंस्टीट्यूशन से, यही उस इंस्टीट्यूशन का काम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वहाँ पे जब इस तरह से अपॉइंटमेंट में गड़बड़ियाँ होंगी, जब फैकल्टी रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी होगी, स्टाफ रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी होगी, तो उससे दो चीज़ें होंगी। पहला, आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया, क्योंकि आप एक्सेलेंट लोगों की जगह या बेहतर से बेहतर जो लोगों को अपॉइंट करने की जगह आपने क्या किया कि आप उन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जो उतने अच्छे नहीं थे। तो इससे उस पर असर पड़ेगा, उनके शिक्षा पे असर पड़ेगा, उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और दूसरा, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग पे, क्योंकि जब वो देख रहा होता है ये सारी चीज़ें कि जिन संस्थानों में जब पढ़ रहा है वहाँ ये देख रहा है, तो क्या समझता है? वो यही मानता है कि दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। ऐसा ही कुछ उसको नॉन मान लेता है। तो वो भी जब निकलेगा तो ऐसा ही कुछ करेगा, ऐसी टीचिंग मिली है, उसको लोग इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरे देश का ये एक तरीके से नुकसान है। और तो ये तो उनको डायरेक्टली नुकसान हो रहा है स्टूडेंट को, उनको उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। फिर यही सब लोग जब इस तरह से आते हैं तो जो भी इशारा मिलता है कि वो ऊपर से इशारा मिला कि हाँ फीस बढ़ा दो, तो बढ़ा देगा। कोई ये नहीं कहेगा कि वास्तव में होना क्या चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट से कोई डिस्कशन भी नहीं करते, क्योंकि जब आपका अपॉइंटमेंट ही भाई भतीजावाज और आपका जो नेपोटिज्म और कॉन्टेक्ट के उस पर हुआ है, तो आपकी आवाज़ वैसे ही दबी रहेगी। तो अब बात आती है कि स्टूडेंट और ये अब हम सारे लोग इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। ये एक बात आ गई जो कि समस्या तो सारी लगभग गिना दी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन एक बात है कि हम कर क्या सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं? ऐसे ही चलता रहेगा? तो मेरा मानना है कि हम कर तो सकते ही हैं, क्योंकि वास्तव में अभी भी हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम डेमोक्रेसी हैं जिसमें जनता की आवाज़ सबसे बड़ी होती है, जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, और जनता ही डिसाइड करती है कि क्या होगा। अगर जनता इस बात से सम्मोहित होती है कि चौकीदार भी चोर है और मैं भी चौकीदार हूँ, इस तरह की जुमलेबाजी पे वोट देती है, तो वो ऐसे ही होगा। या तो आप जुमलेबाजी सुनते रहिए, उस पर वोट देते रहिए, या वास्तव में एक जागरूक इंसान बने और उसको फिर पार्टियों को बताएं, इलेक्शन का एजेंडा बनाएं। तो उसमें पहले मैं स्टूडेंट की भूमिका पे बात करता हूँ। मेरा मानना ये, देखिए इतने सारे स्टूडेंट संगठन हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी लाइन की बात करते रहते हैं। आपने कितने स्टूडेंट संगठन देखे हैं जो वास्तव में कभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उन विश्वविद्यालयों में? आपने कभी देखा है कि जो स्टूडेंट्स जो यूनियन हैं या नॉर्मल जो छात्रगण हैं वो वीसी के गलत अपॉइंटमेंट का विरोध कर रहे हों, उसके लिए धरने पे बैठे हों? या जो शिक्षकों की और जो स्टाफ की जो है गलत नियुक्तियां होती हैं, इसके लिए कोई मुद्दा बनाते हों?
मैक्सिमम उनका मुद्दा बना रहता है कि फ़ीस बढ़ गई, हॉस्टल की फ़ीस बढ़ गई, और वो मुद्दा होना भी चाहिए। मेरा तो खुद मानना है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को केवल वहाँ तक सीमित रखना जो कि मेन स्टेक होल्डर है, उसी के लिए तो खोले गए विद्यालय, और वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। और एक आध जो मैंने देखा है, जब ऐसा होता है, एक आध जैसे फैकल्टी में इस तरह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, एक आध स्टूडेंट में, कई स्टूडेंट को जानता भी, उन्होंने कुछ विरोध करने की कोशिश की, तो ये क्या करते हैं, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसको बिल्कुल प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, उसको टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये कोई एक विद्यालय, एक कोई यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूशंस में कुछ लोगों से, एक दो लोग खड़े होंगे, उससे नहीं होगा। ये अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है, जिसमें कहीं ना कहीं जो मूलभूत बातें हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, अगर विश्वविद्यालयों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो आप ट्रांसपेरेंसी कहाँ उम्मीद रखिएगा। अगर इन जगहों पे, अगर टीचरों से, जिनके लिए आप टीचर डे मनाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुरु और ये, अगर वो लोग अकाउंटेबल नहीं हुए, उन्होंने अपने आचार विचार में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई, उनको तो स्वतः दिखानी चाहिए। आप सोचिए कि आप डायरेक्टर को लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गलत अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसको तो आपको जो है थैंक यू कहना चाहिए, और बताओ कुछ पता है क्या। होना तो ये चाहिए कि जब ऊपर जाते हैं, बता ऐसा हो रहा है क्या, तुरंत जो है वो कार्रवाई ऑर्डर करे। और एक दो जगह भी ढंग से कार्रवाई हो जाएगी तो उसका डर बैठेगा, दूसरे करेंगे नहीं। लेकिन हो क्या रहा, उसको दबा देते हैं, छुपा देते हैं, वो कुछ नहीं करते, बल्कि वो जो कंप्लेन करने वाला है उसको ही इतना प्रताड़ित कर दो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दो, ताकि वो जो मुद्दे हैं वो दब जाएं। तो यहाँ से लेके मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो जो संगठनों को आना पड़ेगा, इसको इलेक्शन का एजेंडा बनाना पड़ेगा। बहुत समय से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब इलेक्शन का एजेंडा नहीं बन रही है। इलेक्शन का एजेंडा क्या बन रहा है, जुमलेबाजी। हम घर में घुस के मारते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे में क्या हो गया। अभी चाइना के साथ क्या चल रहा है, घर में घुस के मारिए, मार पाएंगे आप। इस तरह से वार मॉन्गरिंग वाली, इस तरह से जो बेकार की बातें आप इलेक्शन का मुद्दा बना देते हैं। और जो मुद्दा क्या होना चाहिए, अभी कोरोना ने सिखा दिया क्या मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य सुविधा, मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन। आखिर क्या कारण है कि जितने आपके सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, वो यूएस में जॉब कर रहे हैं, वो यूरोप में जॉब कर रहे हैं, वो जापान चले जा रहे हैं। कोई कारण होगा ना, लेकिन हम तो आत्मचिंतन करना ही नहीं चाहते। तो मेरा ये कहना है कि अभी जैसे बिहार का इलेक्शन आ रहा है, आप देखिए बिहार के कितने बच्चों को जो है वो एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खड़े हो सकते। अभी वहाँ पे एक जैसे मोतिहारी की में एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो है काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, ना कोई अपोजिशन को लेना देना है उससे, ना कोई रूलिंग पार्टी को लेना देना है। आप सोचिए कि वीसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो महीनों चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग लिखे जा रहे हैं, एमपी ने लिख दिया लेटर, ये लिख दिया, वो लिख दिया, किसी को कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन, इससे वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ जब तक पॉलिटिशियंस को ये ना लगे कि इस चीज़ के ना करने से या करने से, जो भी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, कि अगर उसको लगे कि हम इसको नहीं, इस पे कार्रवाई करते तो लोग अगले इलेक्शन में हमें वोट नहीं देंगे, वो जरूर कार्रवाई करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो बात ये है कि हमें ये जो मुद्दा है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है, कि लोग अकाउंटेबल नहीं, ऊपर से नीचे तक आपने जो प्रणाली बनाई है जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही है तय लोगों की, आपने उसको जो विरोध कर रहा उसकी तो बिल्कुल आप कैरियर ख़त्म करने में लग जा रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में भ्रष्टाचार के उसमें है, उसकी तो आप जांच भी नहीं करा रहे हैं, चुप मार के बैठ जा रहे हैं। तो ये सब जो है प्रश्न जनता में जाने चाहिए, क्योंकि जवाब वहीं से आएगा।
डेमोक्रेसी में वास्तव में जो चीज़ें होती हैं वही होती है जो जनता डिमांड करती है। और अगर जनता डिमांड करेगी और विद्यार्थियों को खुद प्रखर होकर बोलना चाहिए। कुछ मामले में देखिए कि एक टीचर को तो फिर भी जो है कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह वगैरह जो एक एम्प्लॉय का उसको अलग हरास करने का है, लेकिन अगर विद्यार्थी जो युवा है, जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर जोश एक्सपेक्ट किया जाता है, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का, ये सब जो होता है, उसको कहीं ना कहीं जज्बा होना चाहिए कि कुछ कर दिखाए, कुछ बदले। अगर वो सोया हुआ है, वो डरा हुआ है, वो संगठित नहीं है, तो ये परिवर्तन होंगे भी नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो उसका है। और एक देखिए, एक विद्यार्थी केवल अकेला भी नहीं होता, उसका परिवार है, उसके ये लोग हैं। अगर वो बातें करे कि क्या हो रहा है, घर वालों को समझाए, तो कहीं ना कहीं जब ये इलेक्शन के एजेंडा बनेंगे, पार्टियों को लेना पड़ेगा। आप उनसे पूछिए जब आता है कि आपका क्या विचार है। कई सारे जो है जो ऐसे MP MLA के लिए खड़े हो जाते हैं, जो सही से कुछ बात नहीं कर पाते, उनसे पूछिए, उनको समझ में आएगा। जवाब भी नहीं दे पाएंगे वो, फिर आप उनको चूजिए जो 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 कहीं ना कहीं से आकर्षित होते हैं। जरूरत पड़े तो धरने पे बैठिए, पीसफुल धरने में बैठ के जो है वो करिए। और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी छात्र संगठन हैं वो और आए। अगर उनको पार्टी लाइन से अलग जाना पड़े तो जाएं वो, क्योंकि उनका प्राइमरली जो है मेन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टूडेंट्स का भला है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जुड़े हैं वो बात अलग है। और जो न्यूट्रल लड़के हैं, जो कहीं से नहीं भी जुड़े हैं, वो भी इस पर बोलें, प्रखर तरीके से बोलें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इवन हरास किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम अकाउंटेबल है नहीं। अब एक लड़का है, वो जो है कुछ जिमखाना में PG रिप्रेजेंटेशन को लेके कुछ बातें कह रहा था। वो चाह रहा था कि कुछ हो जाए, उसके लिए उसने कुछ पत्र लिखे। इस बात से वहाँ पे एक एसोसिएट डीन ऑफ स्टूडेंट हैं, वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दी। करीब 2 महीने होने को आ गए, वो एकेडमिक सस्पेंशन पे है। डायरेक्टर से मीटिंग की बात करता है, वो कहते हैं उसी से मिल लो, मीटिंग तक नहीं देते उसे। यहाँ वहाँ बात करने से कोई जवाब नहीं। और उसके सारे जितने भी दोस्त हैं सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, उससे पीड़ित सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट ही है। मेरा ऐसे मान लीजिए क्या था, अगर मैं नहीं बोलता, मेरी तनख्वाह तो उतनी मिल नहीं थी, मेरा तो प्रमोशन भी हो गया होता, मैं प्रोफेसर बन रहा होता। तो आना तो पड़ेगा छात्रों को ही सामने, छात्रों को इसकी बात करनी पड़ेगी। वही फ्यूचर एम्प्लॉय भी हैं बहुत सारे, स्पेशली जो आम छात्र हैं, जिनका कोई ऊपर पहुंच नहीं है किसी पार्टी के लोगों से, किसी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे नहीं है, उनके गाइड वगैरह भी कोई ऐसे नामी नहीं है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं को होता है। वो अप्लाई करते हैं कहीं से, उनको शॉर्ट लिस्ट भी नहीं करते, कारण भी नहीं बताते क्यों नहीं किए, घूमते रहिए आप। तो यही मेरे कुछ विचार हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछें, मैं जितना मुझे जानकारी होगी उसके हिसाब से मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। नवेंदु मिश्रा पूछ रहे हैं कि आपका क्या मानना है कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्र राजनीति और चुनाव होने चाहिए, ताकि छात्र भी इन संस्थाओं के प्रबंधन का हिस्सा बने और अधिक वोकल हों। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, इस देश में अगर यूनियन नहीं होंगे, एसोसिएशन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी में यही कुछ तरीका होता है प्रेशर बनाने का, अपनी बात मनवाने का। अगर ये सब नहीं होगा तो प्रबंधन जो है वो नहीं सुनेगा, और नहीं सुन रहा। आप देखें, जो मन में आता करते ही हैं वो। तो बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, से मैंने कहा कि आप एसोसिएशन बनाइए, इन पे बातें करिए, इन पे लिखिए, वोकल होइए। जैसे कि मान लीजिए कि जितने भी ऐसे कुछ एक मूवमेंट चलाइए, किसी दिन शाम को आप ट्विटर पे जो है ट्वीट करें सब मिलके कि भाई ये जो करप्शन के जो कंप्लेंट आ रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
सब लोग जो है उसमें पीएम को और एचआरडी मिनिस्टर को इन लोगों को करिए। मान लीजिए 1 लाख आते हैं, ऐसे कुछ ट्वीट हो जाते हैं, पूरे देश के बहुत सारे जो छात्रगण करते हैं, तो क्या होगा, इससे मीडिया भी आकर्षित होगी। और आप मांग क्या रहे हैं? मांग भी तो सही चीज़ रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो दुर्भाग्य की बात है कि इसके लिए इवन बात करनी पड़ रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और भी जैसे कहीं आप मीटिंग में जाते हैं, कभी कोई टॉक होता है, कुछ आता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप कैसे करते हैं, क्यों नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि अभी जो एचआरडी मिनिस्टर है, मैंने कंप्लेन दिए हुए हैं, तो वो क्यों नहीं कार्रवाई करते। मैं कई बार ट्वीट करता रहता हूँ, कोई जवाब नहीं। आप लोग भी करें कि भाई क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो। उनको समझ में आए, इतने लोगों का सबको इमेज। देखिए डेमोक्रेसी में फाइनली परसेप्शन मैटर करता है। और आपको जो है ना, आजकल बहुत आसान है, सोशल मीडिया है, ये है वो है। अगर आप चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप कहीं अपना ओपिनियन देंगे, कहीं ट्वीट करेंगे, कुछ करेंगे, और ये अगर लगभग सब लोग करने लग गए तो इसका बहुत असर होगा। युवाओं के मुखर होने में आप स्कूल शिक्षा का क्या योगदान देखते हैं? मैं तो देखो सही बताऊं कि जो शिक्षा है, ये मुखर होने में तो बिल्कुल ही आपको बनाती ही नहीं है, बल्कि कुल मिला के चाहे स्कूली शिक्षा हो चाहे ऊपर की हो, ये सब ये सिखाती है। जो इनके रवैये होते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई हर एक, बहुत कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आप ये देखिए गांव वगैरह में, मुझे याद है कि कोई क्वेश्चन पूछे टीचर को नहीं है तो उसे डांटने लगता है। एक तरीके से बचपन से ही आपको क्वेश्चन ना पूछना सिखाया जाता है। मुखर होने की बात तो आप छोड़ दीजिए। एक तरफ दिखाते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट ये होता है कि आप प्रश्न पूछें। इनफैक्ट पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं वो समझते होते हैं कि अगर सही से आपने प्रश्न पूछा है तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप रिलेवेंट अगर क्वेरी ही नहीं करते, रिलेवेंट प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करते, तो आप रिलेवेंट सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे। तो एक तरफ तो कहीं ना कहीं हमको सबको समझ में आता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, क्वेश्चन पूछना। और दूसरी तरफ क्या है कि पूरा, चाहे स्कूल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, एक ब्रॉडर सेंस में कहूँ तो कहीं ना कहीं वो आपको ये आपके अंदर कैरेक्टर डेवलप करते हैं कि आप क्वेश्चन ना पूछिए, आप सिस्टम से कंप्रोमाइज़ करिए। क्या ज़रूरत है आपको बोलने की? आप सेल्फिश बनिए, आप सेल्फ सेंट्रिक बनिए। तो जो होना चाहिए कहीं ना कहीं, जो विद्यालयों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो और भी लोग हैं, इवन ऊपर ऊपर तक, उनका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो इंस्पायर करे बच्चों को कि और मुखर हों और जानें, और इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अच्छे से अच्छे तरीके से भागीदारी करें, वो एक अच्छे सिटीजन बने। जबकि जो मुझे जहाँ तक दिखाई देता, और आप लोगों को भी दिखाई ही दे रहा होगा क्योंकि ये कोई छिपी हुई चीज़ तो है नहीं, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। नहीं, मैं देखिए बात क्या है कि मेरा मानना है, जैसे मान लीजिए एक 25 साल का युवक है, अब वो छात्र होते हुए भी केवल छात्र नहीं है, हो सकता है कि जॉब करने चला जाता है। सबसे पहले आप एक सिटीजन हैं, उसके बाद आप छात्र हैं, उस समय आप कोई और प्रोफेशन में, आप खेती कर रहे हैं, ये वो सब आपकी बातें हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई अध्यापक को है कि भाई तुम ये सब्जेक्ट पढ़ाते हो, केवल यही करो पूरे लाइफ भर, ये उचित नहीं है। सबसे पहले वो एक नागरिक है, वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, समाज के प्रति भी उसका दायित्व है। तो केवल एजुकेशन की बात नहीं है, हर तरीके से। हाँ, बात ये होती है कि जो छात्र उस समय सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो जब वो छात्र के उसमें उसका कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ उसके लाइफ को टच करती है वो एजुकेशन है। तो सर्टेनली एजुकेशन में वो ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है, उस दौरान उसको पता भी ज़्यादा चलेगा। और बाकी और तमाम सारे मुद्दे तो हैं ही उनके ऊपर भी। जब आप इलेक्शन या वोट करने जाते हैं, कोई 25 साल का है, उसको वोटिंग राइट है, तो तमाम तरह के मुद्दे अगर उसको पता होंगे, एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन होगा, तभी तो वो सही से पार्टिसिपेट भी कर पाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विद्यालयों में डिबेट है, डिस्कशन है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्पीकर्स को इन्वाइट करना, ताकि आपको जो डिफरेंट डिफरेंट के विचार हैं लोगों के
सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में, लेफ्ट का क्या विचार है, राइट का क्या विचार है, सेंटर का क्या विचार है, वगैरह वगैरह आप जानें और अपना जो है एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएं और उसके आधार पे फिर आप सही से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करें। आपके अनुभव में ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या वो सिर्फ संस्थागत स्तर पर है या फिर इसमें सरकार की भी आंखें बंद है, या फिर मैंने जैसे बताया कि ये बिल्कुल ऊपर से देखिए, सबसे ज़्यादा जो है जो ऊपर के लोग बैठे हैं उनका कंडक्ट ट्रांसपेरेंट और उनकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके डिसीजन का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल एचआरडी मिनिस्टर नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, अब क्या किया जाए, कहाँ जाएंगे आप? आए हैं ये लोग जनता के वोट से, और जनता ने किस बात पे वोट दिया आप याद रखें, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, यही सोच के जनता ने वोट दिया है ना। और भी जो भी कम्युनल सारी बातें हैं उसके भी बहुत सारे लोगों ने अपना, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि जीतने के बाद मैं कोई चौकीदारी नहीं करूँगा। वो बोलता नहीं, बोलेगा नहीं, लेकिन वो करेगा नहीं, क्या कर लेंगे आप? ज़्यादातर लोगों को ये सब जानकारी भी नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि भाई पीएमओ पोर्टल है, ये है वो है, आप लिखिए, आपका काम होगा, आप सही हैं तो। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हर जगह लिख के थक चुका हूँ। मैंने इन लोगों से व्यक्तिगत मीटिंग का भी रिक्वेस्ट किया है कि आप या आपका कोई ट्रस्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उससे भी मेरी मीटिंग करा दें ताकि मैं डिस्कस करूं। कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं देते। तो ये ऊपर से, अगर ऊपर वाले जो है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि इसको इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस देश में जो पॉलिसी मेकर जो है आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो चाह जाएं तो मजाल है कि ये सब जो है गलत काम हो। कहीं ना कहीं उनकी रजामंदी तो है ही है। सी ऐसा मान लिया जाए कि उनको पता नहीं होता तो ठीक है, एक हो सकता है, लेकिन मैं अपना केस बता रहा हूँ, मैंने तो इन्फॉर्म किए हैं, मैंने तो डॉक्यूमेंट भेजे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये केवल एक इंस्टीट्यूशन का मामला नहीं है, ये पूरा जो एक पूरा जो है सिस्टमिक फेल्योर है मैं कहूँगा, और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मीडिया भी नहीं ध्यान दे रही है। मीडिया को भी देखा जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये सब जो चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर सही से काफ़ी कुछ लिखने के लिए, काफ़ी कुछ बात करने के लिए है, लेकिन समहाउ मीडिया का भी ध्यान नहीं जाता। इवन जो अपोजिशन के लीडर्स वगैरह भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते। पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो मैं तो बहुत सारा जो उस पर वर्क करके फ्री में उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इवन बना के दूँ कि आप ये पार्लियामेंट में पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, लेकिन लोग सामने आए तो सही। और सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इवन जो स्टूडेंट वगैरह हैं ये लोग नहीं आ रहे हैं। और केवल स्टूडेंट ही नहीं कहूँगा, देखिए बात क्या है कि ये जो 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 संस्थान चल रहे हैं अल्टीमेटली इनके लिए पैसा कौन देता है? पैसा देती है आम जनता। और कहीं ना कहीं उसका रेशनल क्या है? रेशनल ये है कि देश के लिए ये फायदेमंद साबित होंगे, और इनमें जो है बहुत ही अच्छी पढ़ाई होगी, बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी लोगों की। तो अगर ये सब नहीं हो रहा तो नुकसान किसका है? जनता का हो रहा है। और वो जनता कहीं ना कहीं उसको ये सब जानकारी भी नहीं है, उसके लिए अभी तक ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, जबकि नुकसान तो सबसे ज़्यादा वो है, सफरर तो वो है। पैसा भी लगाया और वो चीज़ जो मिलनी चाहिए थी मिल भी नहीं रही है। तो इसीलिए मैं कोशिश जो कर रहा हूँ और आप लोग भी कोशिश करें कि ये बातें हम जनता के बीच में लेके जाएं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से। जो पीड़ित हैं वो बात करें, या उसके अलावा भी जो लोग देख रहे हैं, जो जो समझ रहे हैं, इनके ऊपर वोकल बने, बातें करें, वीडियोस बनाएं, डिस्कशन करें। हो सके तो जो है रिप्रेजेंटेटिव लेके कुछ जो है, जब इलेक्शन वगैरह हो या जो भी हो, विपक्ष के नेताओं से मिले, सत्ता पक्ष के नेताओं से मिलें। इसके लिए देखिए काम करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो भूमिका होता है वो सिविल सोसाइटी का होता है।
और बड़े ही दुख की बात है कि इवन आप देखिए कि अन्ना हजारे के मूवमेंट के टाइम में फिर भी लगा कि फिर शायद एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी बन रही थी, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया, वैसा कुछ बिखर गया। कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी जो कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करे, उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो बातें करें, लोगों को जागरूक करें, वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करे। और कहीं ना कहीं भारत में इसका बहुत अभाव है। इवन अमेरिका में देखेंगे तो कई सारे वहाँ एनजीओ हैं, जैसे कि जो कुछ लोग सताए जाते हैं, जिनको नौकरी से निकाला जाता है, उनके केस फ्री में लड़ते हैं वो। इंडिया में इस तरह की चीज़ों का अभाव है। हम सही से कहीं ना कहीं वैसे ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, या अभी तक 70 साल हो गया, जो कहीं ना कहीं मूलभूत मुद्दों पे काम करें। तो हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। और देखिए नहीं है। आप किसी ने उन्होंने पूछा है कि आपको क्या लगता है कि सरकारें शिक्षा के प्रति कितनी संजीदा हैं, और क्या वर्तमान संसद में जनप्रतिनिधि इस विषय पर कार्य करने के लिए सक्षम हैं या मंशा रखते। देखिए सक्षम तो हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जो बड़े बड़े सांसद हैं, उनके लड़के कहाँ पढ़ रहे हैं। बहुतों के बच्चों ने भारत के बाहर बड़े बड़े अच्छी जगहों पे एजुकेशन लिया हुआ। तो ऐसा नहीं कि उनको एजुकेशन का मतलब नहीं समझ में आता। बात यह है कि उनको भारत के संस्थानों में कोई एजुकेशन लेने की मजबूरी नहीं है। आप ये देखिए, जो एलीट क्लास है, जो बहुत धनी लोग थे, वो क्या कहाँ इलाज कराते हैं? या तो भारत की जो सबसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं उसमें इलाज कराते हैं, या तो विदेश चले जाते हैं। वो जिला अस्पताल में जाके इलाज नहीं कराते अपना। जिला अस्पताल में कौन लोग इलाज कराते हैं? जो गरीब हैं, और उनकी गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वो वो लोग जिनको जिला अस्पताल में जाके इलाज कराना पड़ता है, उनका नंबर सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये इलेक्शन का एजेंडा नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं कि वो समझते नहीं है, लेकिन वो क्यों करें? कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे नेता बहुत कम हैं या नहीं हैं, जो बिना कुछ कहे हुए वास्तव में देश की जनता की भले के लिए काम करना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ये उनका एजेंडा है। अब यहाँ कहीं ना कहीं जनता इन चीज़ों को एजेंडा बनाए कि तुम ये करोगे तो इलेक्शन जीतोगे, तो नहीं जीतोगे। तुम अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, क्या किया 5 साल में, वहाँ ये गड़बड़ी हो रही है, तुमसे लोग पूछते रहे तुमने क्या किया, और नहीं किया तुमको हम वोट नहीं देंगे। तो इसीलिए जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जन जागरण है। लोग जो है समझें, और इलेक्शन वगैरह में जो रिलेवेंट इश्यूज हैं उनकी बात हो। फजूल चीज़ों के ऊपर वोट न मांगे जाए, न दिए जाएं। वो मांगे भी तो न दीजिए आप। वो कोई कहे कि भाई मैं चौकीदार हूँ, तो आप पूछिए कि आप कैसे चौकीदारी करेंगे, क्या सिस्टम डेवलप करेंगे, आपका रोड मैप क्या है। ऐसा क्या आमूल चूल परिवर्तन करेंगे कि आप चौकीदारी करने में सक्षम होंगे? केवल मुंह से बोलने से क्या हो जाएगा? मैं नहीं खाने दूंगा, कैसे नहीं खाने देंगे आप? क्या सीबीसी में जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाएंगे आप? क्या आप आरटीआई एक्ट को और मजबूत करेंगे कि कोई गलत जवाब दे रहा है तो उसको और उसकी सज़ा का प्रबंध हो? क्या आप ऐसा कुछ करेंगे कि ये पाया गया कि वो ड्यूटी बाउंड था एक्ट करने के लिए, करप्शन का मामला आता है और उसने नहीं किया तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी? इस तरह का आप कोई प्रबंध करने वाले हैं? तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, हमें जुमलेबाजी से बचना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ों को, इसीलिए कह रहे हैं जो सिविल सोसाइटी मेरा मानना है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, उनका ये भी दायित्व है कि वो जनता को जागृत करें, इन सब इश्यूज़ के बारे में वो बताएं लोगों को। और जब अगर जनता ने इसको ठान लिया कि सही करना है तो सही हो जाएगा। वो अपने लिए सब अच्छे अच्छे नेताओं को भी चुन लेगी। अगर जनमानस में ऐसी चेतना रही तो अच्छे लोग भी आएंगे, अच्छे नेता भी आएंगे, और इन पे काम भी होगा। तो धैर्यपाल सिंह कह रहे हैं कि
जैसा कि आपने बताया, लोकशाही में लोगों का एक होना और आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि एक एक करके आवाज़ उठाने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ को येन केन प्रकार दबा दिया जाएगा या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। विद्यार्थियों का योगदान इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वास्तव में जो 20 और 30 का जो एज होता है या उसके पहले, उस समय जो उत्साह होता है, जो एनर्जी होती है, वो अनपैरेलल होती है, वो आपको लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। और अगर एक युवा आइडियलिस्ट नहीं होगा तो कौन होगा? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उसकी जिम्मेदारी बनती है इन चीज़ों को टेकअप करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जैसे लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खूब है। हमारे जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि हम जो है इथिकल और जो मोरल वैल्यूज़ हैं उसको अपहोल्ड करें, एक तरीके से मार्गदर्शक बने। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन युवा बहुत परिवर्तन ला सकते हैं अगर वो समझ जाएं इस बात को। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए किसी वीसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मानिए स्टूडेंट बैठ जाते हैं धरने पे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो हम धरने से नहीं उठेंगे। इसको मीडिया भी कवर करेगी, जनमानस में भी चेतना आएगी और एक्शन लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो आज का जो प्रसंग था, लगभग हमने काफ़ी कुछ बातें कवर कर ली और मेरे ख्याल से यहाँ अब इसको रोका जाए। काफ़ी लंबा भी हो गया है, शायद 1 घंटे के आसपास हो चुका है। तो आप लोग इन बातों पे विचार करें और लोगों को भी बताएं इस तरह की बातें। और मैं ये बात का ख़त्म करना चाहूँगा कि चलिए हम सब मिलजुल के संघर्ष करें और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को वो बनाएं जो उनका वास्तव में उद्देश्य होना चाहिए। लूट खसोट और अपने जान पहचान के लोगों को भर्ती करने का अड्डा न बनाया जाए। और ये वास्तव में जिस काम के लिए बने हैं, स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर शिक्षा, उनके बेहतर से बेहतर चरित्र का निर्माण, बेहतर से बेहतर सिटीजन ऑफ इंडिया बनाने के लिए बने हुए हैं जो इंस्टीट्यूशन, उनको उसी रूप में वापस प्रतिष्ठित किया जाए जो उनका उद्देश्य होना चाहिए, जिसके लिए जनता से पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अब ये लाइव सेशन ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।